नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके सामने मैंने रिट्यूटर्स न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है, आप सबको नज़र आ रहा होगा। इंडिया न्यूजीलैंड टारगेट फ्री ट्रेड पैक्ट इन 60 डेज टू बूस्ट ट्रेड टाइज। सम और आर्टिकल्स हैं, पहले हम आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं, देन हम जाएंगे कि बेसिकली हुआ क्या है और उसका हम सब पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, मैंने डेक्कन हेराल्ड का भी आर्टिकल लगा रखा है आप सबके सामने। लुक फॉरवर्ड टू इंक FTA विथ इंडिया इन 60 डेज, न्यूजीलैंड एंड प्राइम मिनिस्टर। तो एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पे, तो अब हम आते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है और हम सब पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। तो एक्चुअली में हुआ ये है कि इंडिया और न्यूजीलैंड, ये दोनों लोगों ने क्या किया हुआ है, इन दोनों लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। और अब जो आप पूछेंगे कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसका ऐसा बेस कहाँ से आया, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही रिसेंटली ही जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है क्रिस्टोफर लुकोन। तो वो न्यू दिल्ली आए और उन्होंने हमारे जो PM हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे बात की। और जो न्यूजीलैंड है उसने बेसिकली बात की कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और वो चाहता है कि जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये 60 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाए। हम दोनों के बीच में जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, जो भी नेगोशिएशंस वगैरह हैं, जो कुछ भी है, वो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में विथ इन 60 डेज़ कंप्लीट हो जाए। जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला हमारे देश के प्रधानमंत्री से। तो अब आप सब पूछेंगे कि एक्चुअली में ऐसा क्या हो गया कि न्यूजीलैंड इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया किसमें, इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। तो उसमें देखिए बहुत सारी रीजन्स हैं। जो एक पहला मेजर रीजन्स है वो एज टैरिफ का भी रीज़न है यहाँ पे, कि आप सबको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के जो अनाउंसमेंट के बाद, रेसिप्रोकल टैरिफ्स के बाद, जो 2 अप्रैल है वहाँ से रेसिप्रोकल टैरिफ्स लागू हो जाएंगे उन सारी कंट्रीज़ पर जो सारी कंट्रीज़ US पर टैरिफ्स वगैरह लगाती हैं। जिस प्रोडक्ट पर US भी उन्हीं कंट्रीज़ को के उन प्रोडक्ट्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स इम्पोज कर देगा। कब? 2 अप्रैल के बाद। तो एक्चुअली में अब यहीं पे जो ये मेजर कंसर्न है वो एज डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ भी हैं और सम और मेजर रीजन्स हैं, जो कि न्यूजीलैंड को अपना जो मार्केट है, जो न्यूजीलैंड की एज GDP आप कह लीजिए, एज इकोनॉमी कह लीजिए, वो जो है वो ज़्यादातर डिपेंड करती है किसके ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर, जो कि न्यूजीलैंड के एक्सपोर्ट्स हैं। और न्यूजीलैंड जो अपना सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है या वो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो बेसिकली डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में है। जो उनकी एक कंपनी है, जैसे हमारे यहाँ पे अमूल है, वैसे ही न्यूजीलैंड में एक फॉन्टेना करके एक कंपनी है। तो ये जो कंपनी है ये क्या करती है, ये मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह, और इसके बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंटरनेशनल लेवल पे मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह, जैसा हमारा अमूल है हमारे देश का, राइट। तो एक्चुअली में जो इनकी इकनॉमी है ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट्स पर। तो अब उनको ये डर लग रहा है कि जो एक्सपोर्ट्स वगैरह हैं, जो इनकी चाइना के साथ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है इनकी चाइना के ऊपर, कि जो ये डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं, मैंने आपको भी बताया, और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो ये सेल करते हैं चाइना में। तो उनको ये डर आ गया है कि जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको हम डाइवर्सिफाई करें और उसको एक्सपोर्ट करें अदर कंट्रीज़ के साथ, और एक्सप्लोर भी करें और अपने रिलेशंस को भी ऐसा मजबूती दें, राइट। क्योंकि जैसा अभी डोनाल्ड ट्रंप ने किया, जो न्यूजीलैंड है उनको ये डर है कि ऐसा ही सेम कहीं कल के दिन चाइना ना कर दे हमारे साथ। अगर वो ऐसा हमारे साथ कर देता है तो हमारी इकोनॉमी को इससे एक ज़ोरदार झटका लग सकता है। तो ये कुछ कंसर्न्स थे जिसकी वजह से न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा उत्साहित है कि जो ये, और इंटरेस्टेड भी है कि हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए किसके साथ, इंडिया के साथ विद इन 60 डेज, किसका, न्यूजीलैंड का। तो यही कुछ चीज़ें थी। और एक्चुअली में हुआ कुछ चीज़ें और भी हैं, और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, आज से 15 साल पहले, यानी कि अभी चल रहा है 2025 के आसपास, तो आज से 15 ईयर्स एगो यानी कि 2010 के आसपास
हमारी ट्रेड डील या आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कह लीजिए, ये निगोशिएट होना या स्टार्ट हुआ था निगोशिएट होना किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ, जब शायद यूपीए की सरकार थी, राइट, कांग्रेस की सरकार थी। और ये जो एग्रीमेंट है ये फुलफिल नहीं हो पाया, ये 2010 से चला 2015 के आसपास तक, और निगोशिएशंस वगैरह होती गई, लेकिन दोनों जो पार्टीज़ हैं या दोनों कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, जैसे इंडिया हो गया और न्यूजीलैंड हो गया, इन दोनों के बीच में बातें बन नहीं पाई। देन ये जो एग्रीमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाया। तो अभी ये दोबारा से डिस्कस एज न्यूज़ में आया है, और एज न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं लुकोन साहब, उनका भी यही कहना है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इंडिया के साथ ट्रेड डील के लिए, फ्री ट्रेड डील के लिए, विद इन 60 डेज़, कि हम लोग इस कोशिश पूरी करें कि ये 60 दिन के अंदर जो निगोशिएशंस है दोनों कंट्रीज़ की वो फुल हो जाएं और दोनों कंट्रीज़ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। तो ये बेसिकली कहना है किनका? जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के? न्यूजीलैंड के। और कुछ और यहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको एक चीज़, मैंने आपको जस्ट बताया थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे जो अब पर्पज़ होने वाला है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, वो बेसिकली कौन से सेक्टर्स पर होगा और इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे किस किस सेक्टर पर, हम उसको भी डिस्कस करते चलेंगे। तो यहाँ पे जो पहला पर्पज़ है आप सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे जो मैंने पहला आपको बताया था, जो न्यूजीलैंड है वो एज आ बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है किसका? एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का। यहाँ पे मैंने आपको एक उनकी कंपनी के बारे में भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, उसका नाम फॉन्टेरा है। जैसे हमारे यहाँ अमूल है, वैसे ही उनके यहाँ एक फॉन्टेरा कंपनी है। तो एक्चुअली में जो हमारा देश इंडिया भी है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है मिल्क का और डेयरी प्रोडक्ट्स का, और वो बहुत बड़ा एक कंज्यूमर भी है। तो न्यूजीलैंड के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत बेहतरीन है एज आ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो इंडिया है वो ऐसा सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंज्यूमर है किसका? मिल्क प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स का। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, जैसे हमारा अमूल हो गया और जो ये फॉन्टेरा हो गया है ना, ये दोनों लोग जॉइंट वेंचर टाइप का कर सकते हैं और एक इंडियन मार्केट में एक प्रोडक्ट वगैरह सेल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? न्यूजीलैंड की भी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा और इंडियन इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा। और यहाँ पे इंडिया बेसिकली क्या करेगा? इंडियन गवर्नमेंट है वो यहाँ पे इस चीज़ का भी पूरी तरीके से ध्यान रखेगी, क्योंकि जो आप सबको पता होगा कि जो हमारा डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्ट है या जो ये मार्केट है डेयरी एंड मिल्क का, इसमें बेसिकली गाँव के और जो आम आदमी है वो बहुत ज़्यादा इंगेज है। कहाँ का? रूरल एरिया का। आप सबको पता होगा कि गांव में हर घर में आपको या तो एक गाय मिलेगी या एक भैंस मिलेगी, इन द सेंस कि लोग वहाँ से क्या करते हैं कि वो ऐसा उसको बिजनेस की तरह भी ट्रीट करते हैं। कौन? गांव वाले। हमारे जो जो रूरल एरिया में आप जाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि जो गांव में आपको नज़र आएगा कि हर घर में आपको एक गाय मिलेगी, और वो बेसिकली दूध के ऊपर और डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हमारे इंडिया में। तो जो हमारी सरकार है भारत सरकार, वो इस चीज़ को पूरी तरीके से ध्यान रखेगी कि जो ये न्यूजीलैंड का फॉन्टेरा है, ये कहीं आकर हमारे जो मार्केट है उसमें डिसरप्शंस वगैरह ना मचाए। तो इसके लिए वो क्या करेगी कि जो हमारा मार्केट है किसका? इंडिया का, उसको फेज़ वाइज ओपन करेगी। फेज़ वाइज का मतलब यहाँ पे सिंपली ये है, फेज़ वाइज इन द सेंस कि वो अचानक से ही पूरा मार्केट न्यूजीलैंड के लिए ओपन नहीं करेगी, वो एक एज अ फेज़ में उसको स्टेप बाय स्टेप ओपन करेगी। जिससे क्या हुआ कि जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं, जैसे अमूल हो गया या और भी कोई मिल्क मदर डेयरी हो गया, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं हमारे लोकल्स और नेशनल ब्रांड हैं, उनको ऐसा ज़्यादा कम से कम फ़र्क पड़े, और जो हमारी देश की एज आ डेयरी सेक्टर है उसको कम से कम इम्पैक्ट पड़े इन इंटरनेशनल ब्रांड से, जैसे कि न्यूजीलैंड का हो गया फॉन्टेरा। तो ये जो पहली चीज़ थी, ये पहली चीज़ एग्रीकल्चर एंड फ्रूट डेयरी प्रोडक्ट्स पे है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि इंडिया के लिए एज अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। कैसे? इंडिया के लिए एज अपॉर्चुनिटी ऐसे है कि फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ सेक्टर, यहाँ पे क्या होगा कि जो न्यूजीलैंड है उसमें इंडिया क्या कर सकता है? उसमें इंडिया जो एक्सपोर्ट्स वगैरह कर सकता है वो किसका कर सकता है? फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर का। ऐसा आप इस तरीके से देख लीजिए कि इंडिया, आप सबको पता है इंडिया एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किस चीज़ का? फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स, यानी कि जेनरिक मेडिसिन का। आप सबने इस बारे में सुना होगा जेनरिक मेडिसिन।
जो कि हम बहुत सारे देशों को सप्लाई भी करते हैं, जैसे यूएस को और बहुत सारी मेजर मेजर कंट्रीज़ को हम अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वगैरह ऑफ़र करते हैं। कौन? हम, इंडिया। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम न्यूजीलैंड को भी यहाँ पे एज आ ऑफ़र, हमारे लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन है कि हम यहाँ पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अपने सेल कर पाएँ और ट्रेड वगैरह कर पाएँ, एक्सपोर्ट वगैरह कर पाएँ। जो यहाँ पे थर्ड चीज़ है यहाँ पे है, वो बेसिकली ये है क्रिटिकल मिनरल एंड टेक्नोलॉजी। तो आप सबको पता होगा कि यहाँ पे क्या है कि जो इंडिया है वो क्या करेगा। इंडिया यहाँ पे जो न्यूजीलैंड है उसके पास कई सारे रिजर्व्स वगैरह हैं, किस चीज़ के? क्रिटिकल मिनरल्स के। यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए लिथियम, है ना, कोबाल्ट, इस टाइप के जो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा आज के समय में प्रीसियस मिनरल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा काम आते हैं किसमें? बैटरीज वगैरह बनाने में, है ना। तो आज के समय में जो आगे जो भविष्य है वो बेसिकली ईवीज़ का ही है, जो एक्सपर्ट की माने अगर हम तो बेसिकली यहाँ पे इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया न्यूजीलैंड में जो उसके पास एज अ लिथियम और कोबाल्ट के रिजर्व वगैरह हैं उनको एक्सप्लोर कर सकता है, और जो न्यूजीलैंड की लोकल्स कंपनीज़ हैं या नेशनल कंपनीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके इस चीज़ को एक्सप्लोर और सिक्योर वगैरह कर सकता है, और इस चीज़ को एज अ प्रोजेक्ट वगैरह डेवलप कर सकता है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो फ़ायदा है, ये बेसिकली जो क्रिटिकल और मिनरल टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। जो ये चौथा यहाँ पे एज अ फ़ायदा होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, वो टूरिज़्म और सर्विस इंडस्ट्रीज़ को होगा। अब यहाँ पे आप कहेंगे टूरिज़्म यहाँ पे जो इन द सेंस आप मान सकते हैं कि जो न्यूजीलैंड है वो एक अच्छा खासा डेस्टिनी है, किसके लिए? टूरिस्ट्स के लिए। यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा ऑफ़र करते हैं कि वो न्यूजीलैंड को एज अ टूरिस्ट साइट देखें और टूरिस्ट वहाँ पे जाएं और वहाँ पे पैसे वगैरह खर्च करें, एंजॉय वगैरह करें। तो इससे होगा क्या कि जो इंडिया है हमारा, उसको एज अ जो वीज़ा वगैरह है उसको लेने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, किसके? न्यूजीलैंड के साथ, क्योंकि जो हमारे वीज़ा वगैरह हैं वो बहुत अच्छी तरह से न्यूजीलैंड के साथ टाई अप हो जाएंगे। और आप अब इस चीज़ को भी आप देख लें, जो ये सर्विस टेक्नोलॉजी है या हमारा सर्विस सेक्टर है, जैसे आप सबको पता होगा हमारा आईटी सेक्टर हो गया, और सर्विस सेक्टर हो गया। आप सबको पता होगा इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास वर्क फोर्स है जो कि एक वेल एजुकेटेड और वेल परफॉर्म वर्क फोर्स है, जो क्या कर सकती है, जो इंडिया से न्यूजीलैंड जा सकती है और वहाँ पे काम वगैरह भी कर सकती है, जो कि वो कर सकते हैं। जैसे हमारे कोई आईटी प्रोफेशनल्स हो गए या बहुत सारे एज अ वाइट कॉलर लोग हो गए, वो सब लोग। और जो यहाँ पे फिफ्थ एज अ रीज़न है वो आया, वो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है, वो है सप्लाई चेन रिसाइलेंस एंड ट्रेड एक्सपेंशन को लेके। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सप्लाई चेन को लेके क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं जो न्यूजीलैंड है, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अभी जब हम थोड़ा बहुत समरी वगैरह डिस्कस कर रहे थे कि ये जो न्यूजीलैंड और इंडिया का ट्रेड डील है, न्यूजीलैंड इसको लेके इतना ज़्यादा उत्सुक क्यों है, इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक रीज़न बताया था चाइना को लेके, कि जो चाइना है, न्यूजीलैंड का जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स वगैरह है वो कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है? वो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स वगैरह हो रहा है चाइना में। तो अब न्यूजीलैंड भी ये चाहता है कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स वगैरह है वो डाइवर्सिफाइड हो अलग अलग कंट्रीज़ में, और हम अलग अलग कंट्रीज़ को ये चीज़ ऑफ़र कर सकें और बेच सकें। कौन? न्यूजीलैंड। तो वो एज अ सप्लाई चेन को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न था, तो इसी वजह से वो जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो इंडिया के साथ चाहता है, और हम इंडिया वाले भी ये चीज़ चाहेंगे कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हों वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, किसको? न्यूजीलैंड को, और हमारी एक अच्छी खासी पार्टनरशिप बने किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ। तो यहाँ पे बेसिकली विन विन सिचुएशन है ऑल टाइप में। जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये विन विन सिचुएशन है। बस यहाँ पे कुछ कंसर्निंग फैक्टर्स आएंगे, जब हम चैलेंजेस पे चलेंगे तो हम उन सब चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, देन हम इसके चैलेंजेस पे चलेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स वगैरह पे जाएँ अगर हम, तो यहाँ पे अगर मैं आपको करंटली बताऊँ आज के टाइम पे या प्रेजेंटली इंडिया और न्यूजीलैंड का जो अभी ट्रेड वगैरह है प्रेजेंटली, ये लगभग
$1 बिलियन के आसपास है, $1.05 बिलियन। तो जो हमारे ज़्यादा कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने ये चीज़ कही कि अगर मान लेते हैं हाइपोथेटिकल सिनेरियो में कि अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अच्छी तरीके से हो जाता है यहाँ पे निगोशिएट वगैरह होने के बाद, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये $1.05 बिलियन है ये अगले दशक में, अगले 10 सालों में 10 गुना हो जाएगा, यानी कि $10 बिलियन यहाँ पे ये जो हमारा ट्रेड वगैरह है जो कि हम किसके साथ करते हैं, न्यूजीलैंड के साथ करते हैं, ये हमारा इंडिविजुअल ट्रेड 1 बिलियन से जाके 10 बिलियन हो जाएगा आने वाले 10 सालों के अंदर। ये हमारे किनका कहना है, ये हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, उनका कहना है। और इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। अब हम जब एक्सपोर्ट्स वगैरह डिस्कस कर ही रहे हैं तो हम यहाँ पे इंडिया के एक्सपोर्ट्स और जो न्यूजीलैंड के एक्सपोर्ट है जो कि वो इंडिया को करता है, राइट, तो उन सब के बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे ट्रेड सरप्लस है या ट्रेड डेफिसिट है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ या आपको बताऊँ, देन इंडिया जो सामान बेचता है न्यूजीलैंड को वो $682 मिलियन के आसपास है ना। और जो ये न्यूजीलैंड है वो जो इंडिया को सामान वगैरह बेचता है वो है लगभग $369 मिलियन। तो यहाँ पे जो इंडिया है वो एज अच्छी पोजीशन में है। यहाँ पे आप सबको नज़र आ रहा होगा कि इंडिया बेसिकली यहाँ पे सरप्लस एंजॉय करता है, किसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ, क्योंकि वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट कर पाता है, ज़्यादातर बेच पाता है किसके पास, न्यूजीलैंड के पास, और जो न्यूजीलैंड है वो कम बेच पाता है इंडिया के पास। तो इंडिया के पास यहाँ पे एक अच्छी खासी पोजीशनिंग है कहाँ पे, न्यूजीलैंड के साथ जब वो ट्रेड करता है तब। तो अब हम आते हैं बेसिकली कुछ चैलेंजेस के पास कि एक्चुअली में यहाँ पे जो कुछ चैलेंजेस वगैरह भी ऑब्वियसली होंगे। तो हम चैलेंजेस से पहले कुछ पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को भी समझ लेते हैं इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के, कि बेसिकली अब जैसे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो इसके हर एक इम्पैक्ट को हम समझ लें अच्छी तरीके से। देन एक बार हम लोग इन सब सारी चीज़ों को समझ लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत कारगर साबित होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला, यहाँ पे अगर हम एज अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखें इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो वो ये है कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया का जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसमें ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। किसमें, हमारा जो अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सफलतापूर्वक हो जाता है किसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ, तो यहाँ पे इंडिया जो यहाँ पे आप देखते होंगे जो इंडो पैसिफिक है, जहाँ पे आपको आए दिन न्यूज़ वगैरह आती होगी, अभी तो खैर नहीं आ रही है, कुछ टाइम पहले आती थी कि जो चाइना है वो चाइना बहुत ज़्यादा यहाँ पे अग्रेसन वगैरह करता है, छोटी कंट्रीज़ को ऐसा बुली वगैरह भी करता है, राइट। तो यहाँ पे इंडो पैसिफिक में जो है वो शांति वगैरह बनी रहे, उसके लिए हमारा ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये एक अच्छा यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट करेगा और हमारे अच्छे रिलेशन क्रिएट करेगा किसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ। और यहाँ पे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये जो दो देश हैं, जैसे हमारे साथ जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट है CECA, तो ये एक अच्छा खासा ग्राउंड बिल्ड करेगा किसके लिए, न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि हम बेसिकली दोनों के साथ अच्छे रिलेशन यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, किसके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों के साथ। लेकिन अभी हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं करेंगे, हम ज़्यादातर यहाँ पे बात किसकी करेंगे, न्यूजीलैंड की करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो न्यूजीलैंड को लेकर ज़्यादा रिलेटेड है। और जो सेकंड यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है वो ये है कि न्यूजीलैंड शिफ्ट भी करना चाहता है किसके साथ, जो अपनी एक्सपोर्ट्स वगैरह है वो शिफ्ट करना चाहता है चाइना के साथ, क्योंकि उनको ये डर है कि आज के टाइम पे जैसे डोनाल्ड ट्रंप हर जगह रेसिप्रोकल टैरिफ्स वगैरह की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा कल के दिन चाइना ना करने लगे, तो ऐसे उसकी जो इकनॉमी है वो तो इससे बर्बाद हो जाएगी, या उस पर एक भारी इम्पैक्ट आएगा किसके ऊपर, न्यूजीलैंड की इकनॉमी के ऊपर, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है किसको, चाइना को, राइट। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जो न्यूजीलैंड भी चाहता है कि वो अपनी डाइवर्सिफाई करे कंट्रीज़ को एज आ एक्सपोर्टर कंट्रीज़, जैसे कि इंडिया हो गया, तो वो हमारी कंट्री में आके इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है इंडिया के पर्पज़ से। और ये जो थर्ड यहाँ पे रीजन्स है जो स्ट्रेटेजिक और इम्पोर्टेंस है वो ये है कि क्लोजर पीपल टू पीपल टाइज है यहाँ पे, यानी कि आप ये मान के चलिए कि जो न्यूजीलैंड है उसमें लगभग 2.5 लाख के आसपास, 2,40,000 के आसपास इंडियंस हैं जो कि वहाँ पे रहते हैं, और वहाँ पे एक अच्छा खासा इंडियन आप समझ सकते हैं, जो डायस्पोरा आप कह सकते हैं, उसको डायस्पोरा नहीं कहेंगे, डायस्पोरा थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए देन उसको कह सकते हैं हम,
लेकिन स्मॉलर डायस्पोरा हम यहाँ पे बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ पे, है ना। किसके साथ? हमारा जो न्यूजीलैंड में जो पीपल टू पीपल टाई है, जो वहाँ पे लोग वगैरह हैं, जैसे कि जो वहाँ पे इंडियंस ही हैं, जो कि 2,40,000 के आसपास न्यूजीलैंड में इंडियंस वगैरह रहते हैं। तो इससे जो हमारी कम्युनिकेशन है या जो हमारी कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ। तो ये भी एक स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस हो गई किसके साथ? हमारी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ, न्यूजीलैंड के साथ। अब हम आते हैं कुछ चैलेंजेस पे। ऑब्वियसली किसी चीज़ के अगर एडवांटेज भी होते हैं देन उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने एडवांटेज तो बहुत सारी डिस्कस कर लिए। जब से मैं एडवांटेज ही वगैरह आपको बता रहा हूँ, इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी बता रहा हूँ और न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से भी बता रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं बेसिकली चैलेंजेस पर और डिसएडवांटेज पर, कि एक्चुअली में यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या क्या है या क्या क्या यहाँ पे कठिनाइयाँ आ सकती हैं इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, दोनों पार्टीज़ के बीच में या दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो यहाँ पे पहली और कंसर्निंग चैलेंजेस है वो यही है कि जो इंडिया है और न्यूजीलैंड है, यहाँ पे जो कंसर्न बताया जा रहा है वो जो ज़्यादातर डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट्स को लेकर ही बताया जा रहा है। क्योंकि ये जो अगर मान लेते हैं ये वाले पे दोनों पार्टीज़ या दोनों कंट्रीज़ पूरी तरीके से मान जाती हैं, देन हम मान सकते हैं कि जो हमारा 30 to 40% फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि ये एक मेजर रीजन है। यहाँ पे आप सोच के देखिए कि यहाँ पे ये इंडिया के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जो हम लोग भी हैं वो भी एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं और एक प्रोड्यूसर हैं मिल्क के, और बहुत बड़े कंज्यूमर भी हम ही हैं इंडिया। तो और जो न्यूजीलैंड है वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट करता है क्या? डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह। तो उसकी जो सबसे बड़ी ऐसा ढाल कह लीजिए, सबसे बड़ी पावर कह लीजिए, वो क्या है? ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। किसके? न्यूजीलैंड के। तो यहाँ पे जो कंसर्निंग पॉइंट ये आएगा कि जो इंडिया और न्यूजीलैंड है वो ये जो डेयरी सेक्टर्स हैं या डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं इन पे किस तरीके से नेगोशिएट वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे एक जो चैलेंजेस वाली कंसर्निंग थोड़ा सा है वो यही है डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके। एंड सेकंड वन जो है वो यहाँ पे आ रहा है टैरिफ्स को लेके। टैरिफ्स को लेके इन द सेंस ये कि जो इंडिया है वो क्या करता है, वो जो न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट्स हैं उन पे कुछ ज़्यादा टैरिफ वगैरह भी इम्पोज करता है। तो यहाँ पे जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसमें इस चीज़ का भी पूरी तरीके से थोड़ा, क्योंकि वो जो इंडिया है वो गवर्नमेंट है जो इंडियन, वो क्या करना चाहती है, वो प्रोटेक्ट करना चाहती है हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो बाहर की कंपनीज़ हैं या बाहर की इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं वो कहीं आके हमारी इंडियन मार्केट को डिसरप्ट ना कर सकें। इस वजह से जो भारत सरकार है वो टैरिफ वगैरह भी इम्पोज करती है। इन द सेंस आप टैरिफ को ये समझ लीजिए कि अगर मान लेते हैं कोई चीज़ न्यूजीलैंड में 10 रुपये की मिल रही है, देन अब भारत सरकार उसको इंडिया में 15 रुपये या लगभग 13 रुपये के आसपास बेच सकती है 30% और 50% टैरिफ लगाने के बाद। तो इसको कहते हैं बेसिकली टैरिफ, है ना। तो मैंने जो आपको टैरिफ है इसका भी थोड़ा सा जो मीनिंग है वो आपको समझा दिया। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी कंसर्निंग पॉइंट हो सकता है कि जो इंडिया ज़्यादातर न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ वगैरह इम्पोज करता है उस पर, तो न्यूजीलैंड वगैरह इस पर कंसर्न कर सकता है। तो ये बेसिकली सेकंड चैलेंज हो गया जो कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हो सकता है। तो हम आते हैं कि थर्ड यहाँ पे चैलेंजेस क्या होगा। थर्ड चैलेंजेस यहाँ पे होगा ऐसा रेगुलेटरी और स्टैंडर्ड मेजर्स को लेकर। रेगुलेटरी और स्टैंडर्ड मेजर्स को लेकर कैसे, मैं आपको भी समझाऊं। अगर तो मान लेते हैं कि जैसे हमारा इंडिया है ना, यहाँ पे जो आप मान लेते हैं कि यहाँ पे आप जो फार्मास्यूटिकल्स वगैरह हैं या और भी जैसे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा रेगुलेटरी वगैरह नहीं है। मतलब हम लोग एज अ रेगुलेटरी उसको रेगुलेट तो करते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करती, बिल्कुल एज अ स्ट्रिक्ट टर्म में। लेकिन न्यूजीलैंड में क्या है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। किस चीज़ को? रेगुलेशंस को और स्टैंडर्ड्स को। कि मान लेते हैं जो इंडियन प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गए या हमारे और भी कई प्रोडक्ट्स हो गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, जो हम किसको बेसिकली एक्सपोर्ट करते हैं न्यूजीलैंड को। तो उसमें जो जो ऐसा रेगुलेटरी चैलेंजेस और स्टैंडर्ड चैलेंजेस वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। तो ये जो थर्ड यहाँ पे रीज़न है जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एज अ कंसर्न गिना जाएगा या हम गिन सकते हैं, वो है रेगुलेटरी और स्टैंडर्ड अलाइनमेंट या चैलेंजेस को लेकर, राइट। तो यहाँ पे जो फोर्थ और आखिरी है ये चैलेंजेस हुए पॉलिटिकल विल एंड टाइमलाइन को लेकर। अब मैं आपको पॉलिटिकल विल और टाइमलाइन को लेकर आपको बातों से ही समझ में आ गया वन वर्ड से ही कि मैं एक्चुअली में कहने क्या वाला हूँ। मैं वही चीज़ कहने वाला हूँ जो मैं यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले कह चुका हूँ आप सबसे।
कि पहले भी जो इंडिया और न्यूजीलैंड है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को निगोशिएट वगैरह कर चुके हैं। तो जो टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया था, जो 2010 से लेकर 2015 के बीच में जो ये टाइम पीरियड था 5 साल के आसपास का, जहाँ पे इंडिया और न्यूजीलैंड निगोशिएट कर रहे थे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके कि हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट निगोशिएट हो पाए। लेकिन 2015 के आसपास खबरें ऐसी निकल के आई कि दोनों कंट्रीज़ बिल्कुल भी निगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं, किसी एक बात के ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। देन इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था ये वहीं पर ही समाप्त हो गया और इसका एंड हो गया वहाँ पे, कि हम दोनों लोग जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो नहीं कर पाए, हम दोनों कंट्रीज, राइट। तो अब जो यहाँ पे कंसर्न आएगा वो यही आएगा 2010 से लेकर 2015 के बीच में जब हम नहीं कर पाए। तो देन अब यहाँ पे क्या ऐसे चीज़ें हैं या क्या ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो कि हो गई हैं, जो कि अब दोनों पार्टीज़ को ऐसा कंसर्न ऐसा दिखाएंगी कि दोनों पार्टीज़ को ऐसा ज़रूरत है एक दूसरे की, और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके अलाउ हो जाएंगे या बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो ये एक फोर्थ कंसर्निंग पॉइंट है मेरे हिसाब से। तो यही कुछ जो कंसर्निंग पॉइंट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा मुझे आप सबके सामने एडवांटेज, डिसएडवांटेज और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो बहुत ज़्यादा चर्चित चल रहा था इस टाइम पे इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स में, जैसे डेक्कन हेराल्ड हो गया और भी कई न्यूज़ आउटलेट्स हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी न्यूजीलैंड को लेकर, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी थी और आपको ऐसा आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं देन आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है इस सब्जेक्ट को लेके, जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया न्यूजीलैंड का। इसमें बेसिकली आपको क्या लगता है कि ये जो एग्रीमेंट है ये किस किस टाइप से इंडिया के लिए ऐसा कारगर साबित होगा, और इससे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बेसिकली, है ना। तो आप मुझे ये चीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और अपना जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ये इन्फॉर्मेशन वगैरह मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है आर्टिकल के थ्रू, तो इस सब को सुनने के बाद आपको बेसिकली क्या लगता है, देन आप वो सब भी हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और मैं इसी के साथ आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ। जय हिंद, जय भारत।